मैं भारत को बधाई देता हूं और ये भी कहता हूं कि भारत ने जो साल 2016 और 2021 के बीच हमसे मदद के तौर पर 2.3 बिलियन पाउंड लिए थे वो वापस कर दे। अगर आप चांद पर रॉकेट भेज सकते हैं तो हमारे पास मदद के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जब पूरी दुनिया भारत के चंद्रयान मिशन के सफल होने पर बात कर रही थी और दुनिया भर में फैले भारतीय जश्न में डूबे थे, तो ब्रिटेन के एक टीवी चैनल के इस एंकर की बात चर्चा का विषय बन गई। 2.3 बिलियन पाउंड की बात ये एंकर कितना सही कह रहा है वो भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार ठीक ठीक बता पाएंगे। लेकिन इस खबर नवीस की सोशल मीडिया पर लोगों ने बखियां उधेड़ दी। इसे और इसके देश को सोशल मीडिया पर क्या क्या नहीं कहा गया। कई बातें हम आपको बोलकर नहीं बता सकते क्योंकि उनमें मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। कई लोगों ने अपनी भड़ास निकाली और कहा कि आप पहले हमारे देश से लूटा हुआ बेहिसाब धन वापस कर दें। कईयों ने तो कोहिनूर हीरे की याद दिला दी और कहा कि जनाब इसके हिसाब किताब के बारे में आपका क्या ख्याल है। खैर, ये तो बात रही टीवी एंकर की टिप्पणी की और लोगों की नाराजगी की। अब बात सोचने वाली ये है कि आखिर इस एंकर ने पैसे वापस मांग तो लिए। जरा हम भी सोचें कि 1947 से पहले हिंदुस्तान से बरतानिया कितना धन गया। वैसे हिसाब किताब लगाने बैठेंगे तो शायद एक किताब लिखनी पड़ जाए या काफी लंबा समय लग जाए नतीजे पर पहुंचने में। यहां बात करेंगे थोड़े शब्दों में और अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान को ब्रिटेन से क्या नफा और क्या नुकसान हुआ। बात 17वीं सदी की है, जब मुगल हुकूमत के समय ब्रिटेन की एक कंपनी को मौजूदा गुजरात के सूरत में कारोबार करने की इजाजत मिल गई। बाद में इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। धीरे धीरे इस कंपनी ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया। स्थानीय लोगों को अपनी फैक्ट्रियों के लिए सिपाही के तौर पर भर्ती करना शुरू किया। समय गुजरता गया और कंपनी रियासतों के मुद्दों में दखल देने लगी। जिसे जरूरत होती हथियार के रूप में तोप और पैसे से भी मदद की जाती। सबसे अहम मोड़ आया 1757 में, जब प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे रॉबर्ट क्लाइव के मुट्ठी भर सैनिकों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 फौज को हरा दिया। समय गुजरता गया, मुगल साम्राज्य की हालत खराब होती गई। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और मजबूत हो गई और उसके सैनिकों की गिनती 2 लाख से पार हो गई। बंगाल से निकलकर कंपनी ने बाकी हिस्सों पर भी अपना दबदबा कायम कर लिया। पैसे कमाने के लिए कंपनी हिंदुस्तान में अफीम उगाती थी और दुनिया के दूसरे हिस्सों में महंगे दामों पर बेचा करती थी। समय के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पंख फैलाए और एक के बाद एक रियासत और रजवाड़े इसके ऊपर निर्भर होते गए। 19वीं सदी की शुरुआत में इस कंपनी का हाथ इतना मजबूत हुआ कि कई सल्तनतों पर कब्जा किया और वो समय भी आया जब 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मौत हुई और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रुकी नहीं और 1849 में सिख साम्राज्य को शिकस्त देकर तमाम पश्चिमी इलाके पर काबिज हो गई। मतलब खैबर दर्रे से लेकर बर्मा और हिमालय की बर्फीली चोटियों तक इनका राज हो गया। बात उसी वक्त की है जब लाहौर से बेशकीमती कोहिनूर हीरा लंदन के लिए रवाना कर दिया गया था। अब वक्त 1857 का भी आया जब इस कंपनी के खिलाफ उसके ही सिपाहियों ने बगावत कर दी। बड़े पैमाने पर खून खराबा हुआ। उस जमाने में अखबार भी छपने लगे थे। हिंदुस्तान में हो रही गड़बड़ियों की खबर बरतानिया पहुंचने लगी। आखिरकार वहां की संसद को जनता के दबाव में इस कंपनी के राष्ट्रीयकरण का फैसला करना पड़ा और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन आ गया। आखिर पौने 300 साल बाद ये कंपनी भंग हो गई। हिंदुस्तान की तरफ दुनिया की नजरें इसलिए भी लगी रहती थीं क्योंकि यहाँ की जमीन उपजाऊ और हर तरह के संसाधन से मालामाल थी और लोग मेहनती और हुनरमंद भी थे। यहाँ पैदा होने वाले सूती कपड़े और मलमल की मांग दुनिया भर में थी। और एक बात, बहुत सारे लोगों का तर्क है कि भारत में अंग्रेज ना आते तो शायद हम रेल नहीं देख पाते। तो ये भी जान लीजिए कि यहाँ पर रेलवे लाइन आम हिंदुस्तानी को 9 से 5 की ड्यूटी करने के लिए नहीं शुरू की गई थी, बल्कि यहाँ के माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ढांचा विकसित किया गया था। उन ट्रेनों के ड्राइवर, अफसर और हाई क्लास में यात्रा करने वाले गोरे थे या अमीर वर्ग था, जिनमें भारतीय भी थे। आम नागरिक के साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता था। किसानों और आम लोगों से लगान लिया जाता था। अब बात आती है दुनिया के इतिहास में सबसे भयानक दौर की। इतिहासकार मैथ्यू वाइट की एक किताब है द ग्रेट बुक ऑफ हॉरिबल थिंग्स नाम की। इसमें उन्होंने इतिहास की 100 भयानक त्रासदियों की बात की है।
इस किताब में इतिहास का की चौथी भयानक त्रासदी में ब्रिटिश दौर में भारत में आने वाला अकाल है। इसमें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बंगाल में आने वाले अकाल की भी बात हुई है, जिसमें मरने वालों की गिनती 30 लाख से 50 लाख के बीच बताई जाती है। भूख के मारे लोगों के बदन की हड्डियां गिनी जा सकती थीं। सवाल यह भी पैदा होता है कि भारत की गिनती दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में होती थी, तब भी इतने लोग भूखों क्यों मर गए? तो इसका सीधा कारण व्यापारिक शोषण है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने इस अकाल में होने वाली मौतों की संख्या तो 1 करोड़ तक बताई है। दुनिया में कई लोग, यहां तक कि भारत में भी लोग, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को कमाल का सियासतदान कहते हैं, पर उसी चर्चिल पर यह इल्जाम लगाए जाते हैं कि उनकी नीतियों की वजह से बंगाल में अकाल के हालात बने, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार 2 चल रही थी और ब्रिटेन इसमें उलझा हुआ था। इसीलिए बफर स्टॉक तैयार करने के लिए सारी सप्लाई डाइवर्ट कर दी गई। इल्जाम ये भी लगते हैं कि चर्चिल ने कहा था कि इंडियंस आर ब्रीडिंग लाइक रैबिट, मतलब चर्चिल को लगता था कि अकाल की स्थिति इसलिए भी बनी क्योंकि भारतीय बेतहाशा बिना सोचे समझे बच्चे पैदा करते हैं। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इतनी ही भुखमरी है तो महात्मा गांधी अभी तक जिंदा क्यों हैं? भारत के सीनियर सियासतदान डॉक्टर शशि थरूर तो यहां तक कहते हैं कि चर्चिल स्टालिन या हिटलर से कम नहीं थे। अब बात आती है 1947 के बंटवारे के संताप की। यहां से जाते जाते ब्रिटेन ने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इधर पंजाब को बांट दिया और दूसरी तरफ बंगाल को। भारत और पाकिस्तान 2 मुल्क बन गए। ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ ने बंटवारे की लकीर खींच दी। बड़ी गिनती में मुसलमान पाकिस्तान गए और दूसरी तरफ से हिंदुओं और सिखों का पलायन हुआ। जाति और धर्म के नाम पर दंगे हुए, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। डॉक्टर थरूर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मौजूदा वक्त में अगर भारत या पाकिस्तान में जाति और धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं तो वो भी ब्रिटिश हुकूमत की ही देन है। बाकी रही बात बंटवारे की लकीर खींचकर भारत पाकिस्तान को अपने अपने हाल पर छोड़ने वाला ब्रिटेन यहां से क्या क्या ले गया, इस वीडियो को आप दोबारा देखिए। कैलकुलेटर या कॉपी पेन लेकर बैठिए, हिसाब किताब कीजिए। पूरा हिसाब मिल जाए तो इस ब्रिटिश एंकर को भी बताइए और हमें भी। धन्यवाद।